हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये सभी यूजी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, सभी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाली हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 10 वो क्वेश्चन जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा लिखते हो तो आपका 80 to 90% सिलेबस भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यू नो द ड्रिल। अगर आप यहाँ पे रेगुलरली हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपको नोट्स परचेज़ करनी है, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हो तो आपको जो है एक स्टूडेंट फ्रेंडली वैल्यू पर 45 रुपीज़ पर नोट पर आपको जो है मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 1+ नोट्स खरीदते हो तो आपको उन्हीं नोट्स का 40 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको बिल जो है कॉम्बो में खरीदने हैं 5 से 6 नोट्स, तो 5 नोट खरीदोगे तो क्या रहेगा, 4 का आप पे करोगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे 6 लेनी है तो 5 का पे करोगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं पे करने हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको वीडियो के दौरान मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का आपने क्या करना है, मैं वीडियो के दौरान कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आप उन क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे सही सवाल जो है आंसर्स आपको लिखने हैं। एंड लिमिटेशन क्या होने वाली है दैट ये फ्री नोट्स जो है आपको 3 ही लोगों को मिलेंगे। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स, लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है। आपको पूरे ध्यान से इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनका आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने क्या करना है, अगर आप नोट्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो अगर आपको नोट्स के बारे में और कुछ जानना है तो। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दैट पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज सीकिंग परमिशन टू होल्ड स्टूडेंट सेमिनार इन योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज में स्टूडेंट सेमिनार जो है मतलब कि सेलिब्रेट करना है, वहाँ पर आपको होल्ड करना है यानी कि एक आप जो है कोई भी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी को जब आप करना चाहते हो तो आपको अपने प्रिंसिपल से या फिर डीन से परमिशन चाहिए होता है। तो आपको एक लेटर लिखना है, परमिशन का लेटर, फॉर्मल लेटर क्या होता है, जब आप फॉर्मली किसी नए इंसान से जब आप परमिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए जब आप किसी पर्सन को लेटर लिखते हो तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है विद इन फैमिली किसी पर्सन को जो है कुछ भी लेटर लिखना। इनफॉर्मल होता है भी जिस इंसान को आप जानते हो उसको लेटर लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, तो आप उसको डियर सर ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, आप उसको नाम से बोलोगे क्योंकि आपका उनके साथ रिलेशन है। तो जब आप अपनी किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हो तो वो इनफॉर्मल होता है। और जब आप किसी प्रोफेशन के अंदर किसी पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान से जो है लेटर लिख रहे हो जिसे आप जानते नहीं हो, तो वहाँ पर आप फॉर्मल लेटर लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है अपना ABC, यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, BA प्रोग्राम आपका जो है कौन से प्रोग्राम से है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन कि आप किसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा कि ये लेटर आपको किसको लिखना है, टू द प्रिंसिपल और द एडिटर, कॉलेज नेम या फिर न्यूज़पेपर नेम, और आपकी डेट लिखी जाएगी। फिर सबसे ज़रूरी क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है एक शॉर्ट में आपको लिखना होता है कि आपका ये लेटर लिखने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में, मान लो किसी के पास टाइम नहीं है आपका पूरा लेटर पढ़ने का। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट देखेंगे और वो समझ जाएंगे कि आप यहाँ से कहना क्या चाहते हो।
ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ स्टूडेंट सेमिनार कॉन्सर्न रिगार्डिंग द राइजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। ठीक है, सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आप जो है वहाँ पे उनको एड्रेस करेंगे। थ्रू दिस लेटर आई वांट टू इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ माय राइटिंग। अब यहाँ पे आप जो है मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी में सबसे पहला पार्ट क्या कंसिस्ट करता है? मेन बॉडी के अंदर मेनली जो है 3 पैराग्राफ होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसने 4 लिखे हैं बट बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि आपका ये लेटर लिखने का पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस आपने बता दिया। दूसरे में आप उस पर क्या एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, दूसरे पे हम दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप डिफाइन करोगे कि आप यहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर आप डिफाइन करोगे कि आपको एक्शन क्या लेना चाहते हो और आपको इस पर्सन से, जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो वहाँ से आपको चाहिए क्या। ठीक है, वहाँ से आप यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो कि एयर पोल्यूशन है, गार्बेज बर्निंग है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आप इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है, अच्छा उन्होंने इलेबोरेट कर दिया, यहाँ पर आ रहा है कि आपको जो है उनसे क्या चाहिए। आपका लेटर लिखने का पर्पज़ है कि आप जो है लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो ताकि अप्रोप्रिएट यानी कि सही एक्शन लिया जाए। इन कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कंक्लूजन, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दिस अपील पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंक्लूजन लिखोगे। आई होप आप सबको लेटर लिखना आता होगा। ठीक है, ये तो हमारी स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। आई डोंट थिंक मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है लेटर कैसे लिखते हैं। बस ये जिस मैंने आपको मेन बॉडी समझा दी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेटर लिखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द एंटिसिपेशन, थैंक यू इन एंटिसिपेशन, योर सिंसियरली ABC। ठीक है, ABC कौन है? वो पर्सन अभी जो लेटर लिख रहा है, स्टूडेंट का नाम ABC है यहाँ पे, तो ABC पे आप जो है अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिस्क्राइब वेरियस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियल इन द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन इज़ अ वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, एंड इफेक्टिव presentation and successful negotiation both aim to inform, influence और convince other। देखो भी कम्युनिकेशन करने का सबसे बड़ा पर्पज़ क्या होता है, या तो आप किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, आप किसी को अपने काम की डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, या फिर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे देखो समझो और मेरा सपोर्ट करो। ठीक है, दीज स्किल्स रिक्वायर प्रिपरेशन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। इन एक परफेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें क्या क्या रिक्वायर होती हैं, ये भी एक स्किल है। ठीक है, सबसे नहीं हो पाता है, इसीलिए तो इसके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, जो है जब आप विजुअल प्रेजेंटेशन किसी को भी देते हो ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्लैरिटी, आप ऐसे ही कुछ भी क्लस्टर ऑफ थॉट्स वहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, उस प्रेजेंटेशन से, आपकी बातों से, आपकी हर एक एक्शन से आपका पर्पस पता लगना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आप वहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, राइट। आप किसी भी कॉन्फिडेंट पर्सन को, कोई भी, आप किसी को भी देख सकते हो, किसी भी CEO को देख सकते हो, तो वो क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी बात को बिना किसी झिझक के साथ रख पा रहे हो, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो ऑडियंस है उसको भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ भी बोले जा रहे हो। ऑडियंस है आपकी हिंदी वाली, जिनको इंग्लिश का शब्द नहीं पता, तो आप चाहे कितनी भी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन ले आओ, आपकी ऑडियंस जब तक नहीं समझ पाएगी, इट इज़ ऑल गोइंग टू द वेस्ट। तो ऑडियंस के बेसिस पे, ऑडियंस का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ऑडियंस कैसी है आपकी, ऑडियंस किस प्रकार की है, उनको हिंदी समझ आती है, इंग्लिश समझ आती है, उनको शायद बोल के अच्छे से समझ नहीं आता तो शायद आपको विजुअली उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वेदर अ स्टूडेंट प्रेजेंस इन अ सेमिनार और अ मैनेजर नेगोशिएट्स अ मीटिंग, कम्युनिकेटर मस्ट प्लान एंड रिस्पॉन्ड केयरफुली।
आपको बहुत ध्यान से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा चीज़ों को। मेन बॉडी क्या होती है? प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। देखो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेन आइडिया एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे करेंगे? मेन आइडिया, भाई मेन रीज़न क्या है आपकी प्रेजेंटेशन का। और कंक्लूजन, कंक्लूजन ये होगा कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। आखिर एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर आप जो है अपना पर्पस डिफाइन करोगे, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। नेगोशिएशन मस्ट सेट गोल्स, कलेक्ट फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर डिस्कशन। डिस्कशन से पहले आपको जो है सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन हो सकती है, राइट। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में, छोटे सेंटेंसेस में, ठीक है। ज़्यादा वहाँ पर आपको किसी भी फ्रेजेस की या फिर एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड विजुअल इन रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन नेगोशिएशन एक्सप्रेस नीड्स, यू नीड टू एक्सप्रेस नीड्स, लिमिटेशंस, एक्सपेक्टेशंस क्लियरली टू अवॉइड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कम करने के लिए आपको लिमिट्स बतानी है। एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि कन्फ्यूजन हट जाएगी। अब मान लो आप तो कह रही हो कि भाई आप जो है ये संदेश देना चाहते हो कि आपकी कंपनी ना एक नया प्रोजेक्ट चालू कर रही है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को जो है कुछ भी फंड्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी के अंदर ही, ठीक है। आपका मीटिंग करने का मतलब कि ये पर्पज़ था। ऑडियंस ये समझ रही है कि कोई और नई कंपनी हमें बनानी है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आसान भाषा में छोटे सेंटेंसेस के अंदर आपको बताना पड़ेगा अपनी भाषा, ठीक है। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको पता होगा दैट आपकी बॉडी साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही। और आप जो है जब भी आप अपनी हैंड मूवमेंट्स को, आप जो है अपनी लेग्स की डायरेक्शन को, आँखों जो है आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, ये कुछ बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जब आप दो इंसानों को देखते हो, ठीक है, वो कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो इसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, लेकिन ये लगा हुआ है अपने फ़ोन पे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये पर्सन बात सुन तो रहा है, लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज होती है। तो कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है और फर्म रहना है। फर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? सख्त। बिल्कुल भी आपको ओवरली फ्रेंडली नहीं बनना है, ठीक है। वहाँ से एक पर्सन आपको सीरियस नहीं लेता है। एग्रेसिव भी नहीं बनना है कि बिल्कुल भी आप सामने वाले पे हावी हो रहे हो। एक काम टोन और पॉजिटिव जेस्चर आपका होना चाहिए। आप शांति से छोटे शब्दों में आप अपनी बात को कह पा रहे हो, ठीक है। वो एक कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस एंड ओपोनेंट। ऑडियंस और ओपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है और कौन आपका ओपोनेंट है, कौन आपका कंपेटिटर है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। For example, in salary negotiation, the employee may accept flexible hours if salary cannot increase. अगर सैलरी बढ़ नहीं पाती है तो एम्प्लॉई जो है वो फ्लेक्सिबल आवर्स को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एनालाइज द अदर पार्टीज इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आपको अपनी दूसरी पार्टी की नीड्स और इंटरेस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अडेप्टेबिलिटी एंड फीडबैक। प्रेजेंटर्स मस्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एडजस्ट एक्सप्लेनेशन व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन जो है वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम ये जो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो आप लोग भी जानते हो कि सोल हमेशा सेम आंसर सेम लैंग्वेज में रिपीट नहीं करता है। घुमा फिरा के चीज़ तो वो एक ही पूछ रहा है, बट उसका लैंग्वेज बदल जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटर को भी आंसर पता है, क्वेश्चन पता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन सीधी बात कहने से वो चीज़ समझ जाए, लेकिन किसी को एग्जाम्पल देके समझाना पड़े, ठीक है, क्योंकि वो सिनेरियो उसके दिमाग में क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कभी कभी स्टोरी टेलिंग भी करनी पड़ती है ताकि वो इम्पैक्ट को बता सके। नेगोशिएटर शुड लिसन एक्टिवली, प्रपोज
अल्टरनेटिव्स एंड एम फॉर अ विन विन आउटकम। आपका आउटकम विन विन होना चाहिए, मतलब कि दो पार्टीज हैं, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, वो होता है विन विन आउटकम। कंक्लूजन क्या आ रहा है? कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड नेगोशिएशन स्ट्रेटजी शेयर अ कॉमन फाउंडेशन, दे डिपेंड ऑन द प्रिपरेशन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस। ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हुई हैं, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। इलेबोरेट ऑन एनी 3 मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसी भी 3 मीडियम को जो है हमें इलेबोरेट करना है, यानी कि डेप्थ में लिखना है। ठीक है, इलेबोरेट का मतलब ये होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, लेटर के बारे में बताया था, बट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मीनिंग सेम होती है। फॉर्मल होता है भाई आप किसी पर्सन को जानते नहीं हो सकता है कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, कंपनी का सीईओ हो, आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आपको उनसे कुछ काम है, आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको जो है कुछ भी काम हो सकता है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल लेटर यूज़ करते हो। जो है आसान भाषा में आप किसी नए इंसान को मिलते हो तो आप तू से तो बात नहीं करते हो, अरे तू क्या कर रहा है, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना। हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये होता है फॉर्मली बात करना, ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप इनफॉर्मल किसी इंसान से बात करते हो जो आपका रिलेटिव हो, जैसे आप जानते हो, आपके दोस्त हो गया, आपकी फैमिली हो गई, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए, तो ये इन लोगों से आप इनफॉर्मली बात करते हो। आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, तो आप अपने फ्रेंड से आप करके तो यूजुअली कम ही बात करते हैं ना। लाइक आप ये तो नहीं बोलेंगे आप कैसे हैं, आप हमारे घर आएंगे, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, अरे तू कैसा है, चल वहाँ पे घूमने चलते हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में फ़र्क अभी बता दिया है, ठीक है। एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रेप वाइन एज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन एज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न कम्युनिकेशन ऑपरेट्स थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स, भी बताया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ऑफिशियल पर्पस, क्लैरिटी एंड अथॉरिटी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का यूज़ क्यों होता है जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पर्पस, क्लैरिटी एंड अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, ठीक है। ये बात तो आपने भी सुनी होगी, जब आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली बिहेव करते हो तो वो पर्सन आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। At the same time, informal communication or grapevine spreads messages socially. Okay. Along with this, electronic mediums as emails, mobile messaging, and video conferencing have made कम्युनिकेशन फास्टर एंड वाइडर। कौन से ऐसे 3 हैं? ईमेल, आप डेली यूज़ करते हो, आपके पास ईमेल आते ही रहते हैं, वर्क रिलेटेड ईमेल हो गया या फिर किसी ऐप का नोटिफिकेशन ईमेल हो गया, ठीक है। तो ईमेल, मोबाइल मैसेजिंग, मोबाइल के थ्रू आप मैसेजेस करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डेली किसी न किसी से वीडियो पे बात करते रहते हो, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का जरिया है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है? नेचर क्या रहेगा? फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑफिशियल होता है और फॉलो रूल्स, भाई आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनफॉर्मल कैजुअल है, अनऑफिशियल है और बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन होता है, ठीक है। दादी, मामा, चाचा, भाई, दोस्त, ये सब, ठीक है। डायरेक्शन, फॉर्मल क्या रहेगा? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है? मैनेजर आएगा, फिर एम्प्लॉय आएगा, फिर वर्कर आएगा, ठीक है, वर्कर आएगा, ठीक है। मूव्स इन एनी डायरेक्शन, नो फिक्स पैटर्न। इनफॉर्मल का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं से भी कोई भी निकल के आ सकता है, ठीक है। रिकॉर्ड, रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड ये होता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ओरल और सोशल रहता है। पर्पस, अचीवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बिल्ड सोशल रिलेशन एंड इमोशनल कंफर्ट। 3 इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ईमेल होता है, प्रोफेशनल होता है, ये सबसे ज़्यादा लगभग प्रोफेशनल कामों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फाइल, इमेजेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आप इसके द्वारा कर सकते हो। मोबाइल मैसेजिंग, SMS, व्हाट्सएप, आप डेली व्हाट्सएप को यूज़ करते हो, राइट, इट इज़ अ मोबाइल मैसेजिंग ऐप, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम विजुअली आप किसी को देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सब। अब ग्रेप वाइन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ग्रेप वाइन की एडवांटेजेस क्या होती है? फास्ट कम्युनिकेशन,
आप जो है आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको काम करना है, आप सीधे जो है कम्युनिकेट करो उस पर्सन को। क्रिएट्स बॉन्डिंग, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है और आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है। रिवील्स हिडन इश्यूज, मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड रियल फीलिंग ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स की फीलिंग को समझ पाता है। मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, एम्प्लॉयज़ को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। लिमिटेशन क्या रहती है, रूमर्स एंड डिटॉर्शन, भाई रूमर्स बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं, ठीक है, और वो फॉल्स रूमर्स भी हो जाते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इन चीज़ों की, रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। एंड क्रिएट्स फियर और कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यूज़ बन जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगता है। कंक्लूजन आई होप आप लिख देंगे, ठीक है। व्हाट आर लीडरशिप स्किल्स, एक लीडर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। थ्रो लाइट ऑन द स्किल्स दैट मेक अ स्ट्रॉन्ग लीडर, क्या क्या वो ऐसी स्किल्स हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है। डिस्क्राइब सम सेलिंग स्किल्स यूज फॉर सेलिंग टू पीयर ग्रुप्स एंड सुपीरियर्स, सेलिंग स्किल क्या क्या होती है, कोई भी चीज़ बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। लीडरशिप स्किल जो होती है वो एबिलिटी टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स, एक कॉमन गोल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। अब एक लीडर क्या होता है, एक लीडर वो पर्सन होता है जिससे मल्टीपल लोग लुक फॉरवर्ड टू करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि हाँ ये पर्सन हमें एक डायरेक्शन देगा। तो इसकी एबिलिटी क्या होगी कि वो सबको एक गाइड कर सके, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सके और या फिर मोटिवेट कर सके कि एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग लीडर कम्युनिकेट्स clearly, solve problems and takes responsibility and inspires confidence in group। एक ग्रुप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर का काम होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपने देखा होगा कि जब भी किसी ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लीडर के पास जाते हैं उनको उस प्रॉब्लम को लेकर, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ग्रुप में किसी से भी कोई भी गलती हो गई तो कंपनी के अंदर मैनेजर उस पर्सन को नहीं डांटेगा, उस ग्रुप के लीडर को डांटेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब के लिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ग्रुप के अंदर। किसी से गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे गलती ना होने पाए, ठीक है। दीज एबिलिटीज आर यूज्ड इन सेलिंग सिचुएशंस वेयर अ पर्सन कन्विंसेस पीयर। अच्छा, ये लीडरशिप स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि सिमिलर टू सेलिंग स्किल्स होती है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मोटिवेट कर पाते हो एक पर्सन को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो फिर लीडरशिप और जो सेलिंग स्किल्स है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए भाई सबसे पहले, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के लिए आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, आप क्या लोगों को बताना चाहते हो, आपके अंदर आपको मोटिवेट करना आना चाहिए और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए एंड पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तब आप जो है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आपकी होती है। कॉन्फिडेंस एंड परसुएशन, आपको लोगों को परस्यू करना आना चाहिए, ठीक है। लीडर मेंटेन कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग चैलेंज एंड इंस्पायर ट्रस्ट, लीडर्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो चैलेंज आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, उसके दौरान भी वो आपको जो है कॉन्फिडेंस दे जाते हैं, ठीक है। इन सेलिंग टू पीयर्स और सीनियर्स परसुएशन हेल्प्स प्रेजेंट पर्पज लॉजिकली एंड पॉजिटिवली, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन बहुत जल्दी वो बना लेते हैं और प्रॉब्लम उनका सॉल्व करने का एटीट्यूड होता है, ठीक है। टीम वर्क एंड रिलेशन बिल्डिंग, टीम वर्क, उसकी टीम के अंदर एक लीडर को अपनी टीम के हर मेंबर के जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स पता होता है, ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक टीम लीडर का अपने हर ग्रुप मेंबर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। कोई जो है ग्रुप मेंबर उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसको लुक फॉरवर्ड टू करता है। एक जो है उस टीम मेंबर को प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे ज़्यादा अपने लीडर के पास जाता है। किसी को अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने लीडर से शेयर करता है, क्यों, यहाँ से जो है एक रिलेशन बनता है टीम लीडर का अपनी टीम से, ठीक है। नेगोशिएशन एंड अडेप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन करना उसको बहुत अच्छे से आता है। नेगोशिएशन एक ऐसी टर्म है जो कि आपको एक लीडरशिप में भी चाहिए होती है और दूसरी सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। आपको लोगों के साथ नेगोशिएट करना आना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, वो अपने एनवायरनमेंट को देख के अडेप्ट कर जाता है, ठीक है, और एक ऐसा एग्रीमेंट वो वहाँ पर अचीव करता है
जहाँ पर सभी उसके डिसीजन से सेटिस्फाई है, ठीक है। और इन सेलिंग नेगोशिएशन हेल्प्स एडजस्ट फीचर्स, टाइमिंग्स और एक्सपेक्टेशंस। एथिकल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर जो है ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और कमिटेड रहता है, ठीक है। एथिकल सेलिंग अवॉइड्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फोकसेस ऑन जेन्युइन बेनिफिट्स। एथिकल सेलिंग का मतलब होता है ईमानदारी से जब आप सेलिंग करते हो तो मिसलीड नहीं करते हो एंड आप जेन्युइन बेनिफिट्स को गेन करते हो। अ रिस्पॉन्सिबल लीडर गेन लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के ऊपर लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता ही रहता है। विजन एंड मोटिवेशन, लीडर्स क्रिएट अ क्लियर गोल एंड मोटिवेट अदर्स टू वर्क टुवर्ड इट। लीडर जो है एक क्लियर गोल सेटअप करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, चलो, ठीक है। एक्सेप्ट, बाय और अप्रूव, सेलर जो है वो मोटिवेट करता है लिसनर को कि पहले तो वो एक्सेप्ट कराएगा कि हाँ इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, खरीदो, और फिर अप्रूव करो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। इससे पहले मैं आपसे आपके वो 3 मेन क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन नोट्स को विन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 गिव अवे क्वेश्चंस मैं आपसे अभी पूछूंगी, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म बताइए और ईमेल को डिफाइन करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनकोडिंग, ENCODING, एनकोडिंग क्या होता है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ EI, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म एंड ऑल्सो डिफाइन द EI, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चंस हैं। ये इनमें से 2-3 सवाल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और जो नहीं पढ़ाए वो आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आपने जल्दी से जल्दी वीडियो को पूरा देखें, इन क्वेश्चंस के सही सही जवाब देने हैं एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स मिल जाएंगे। और इनके विनर्स को अनाउंस किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं विनर्स को एंड ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन करने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। फैबोरेट ऑन एनी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मेंशन सम स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। Communication is a process of sending and receiving understanding messages between individuals or group. कम्युनिकेशन हम वही पढ़ते आ रहे हैं भाई, कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका है। बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं तो वो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे, ठीक है। बैरियर्स क्या है, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर एक सबसे बड़ा बैरियर है भाई। आपको आती है हिंदी, सामने वाले को आती है मराठी, अब क्या करेंगे, लैंग्वेज ही नहीं आती एक दूसरे को, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जहाँ पर आप अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स, कोई पर्सन स्ट्रेस में है, एंगर है, उसको लो फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा नहीं है, तो आप उसको कुछ भी कर लोगे, कोई भी किसी भी तरह की बात कर दोगे, उसके लिए उस टाइम पे वो चीज़ मैटर नहीं कर रही होगी क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी एक स्ट्रेस से गो थ्रू कर रही है, ठीक है। तो इमोशनल और जो है साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैरियर है। फिजिकल बैरियर, नॉइस होना, डिस्टेंस, पुअर साइंस, क्लोज डोर्स, बैड नेटवर्क, ये एक बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस क्यों फेल होती है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता है। कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन बिलीव्स, कस्टम एंड सोशल नॉर्म्स। बिलीफ, एक दूसरे का जो है बिलीफ बहुत अलग होता है, तो उस टाइम पे आप एक दूसरे की चीज़ नहीं समझ पाते हो। जैसे कुछ सर्टेन रिलीजन्स के अंदर जो है बीफ खाना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट आप और एक दूसरे कल्चर के अंदर वो चीज़ खाना इज़ लाइक वेरी बैड, ठीक है। तो ये एक दूसरे को नहीं समझ पा रही, एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझ पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल बैरियर हो गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, रिजिड हायरार्की, लेंथी प्रोसीजर्स और लैक ऑफ फीडबैक इन ऑफिसेज। हाँ जी, तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, रिजिड हायरार्की, वही वहाँ पे हायरार्की बहुत अलग है। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर पहले आता है, फिर टीम आती है, फिर जो है वर्कर्स आते हैं। लेकिन कहीं पे क्या होता है कि टीम लीडर बड़ा होता है, फिर मैनेजर आता है, फिर वर्कर्स आते हैं, तो ये हायरार्की ही अलग हो गई, ठीक है। और लेंदी प्रोसीजर, कहीं कहीं जगह में लेंदी प्रोसीजर होता है कि पहले मैनेजर को दिखाओ, फिर टीम वर्क को दिखाओ, फिर CEO से अप्रूव करो, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाता है। परसेप्चुअल बैरियर,
पीपल इंटरप्रेट द सेम मैसेजेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड अजम्पशन। एक्सपीरियंस और अजम्पशन के बेसिस पे एक ही मैसेज का लोग कुछ अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। तो ये एक परसेप्चुअल बैरियर हो गया कि लोग उसका परसेप्शन ही अलग ले रहे हैं, ठीक है। एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, शैनॉन वीवर मॉडल। इसे जो है 1948 में प्रपोज किया गया था, ठीक है। एक्सप्लेन्स कम्युनिकेशन थ्रू 5 एलिमेंट्स। इसका डिफाइन करने का तरीका है कि भाई कम्युनिकेशन के लिए ना 5 ही जो है मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है। एनकोडर कन्वर्ट्स मैसेजेस इनटू सिग्नल्स, जो मैसेजेस को सिग्नल के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज होती है ना हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, तो ये एनकोडर हो गया। चैनल, द मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रैवल्स, जिस मीडियम के थ्रू मैसेज ट्रैवल कर रहा है। डिकोडर, अब वो जो है उस साइन लैंग्वेज को दोबारा मीनिंग में कन्वर्ट करेगा। और रिसीवर, फिर कहीं जाके रिसीवर जो है उस मैसेज का मतलब समझ पाएगा। तो ये 5 ज़रूरी होते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है, इनको याद कर लो, क्वेश्चन लगभग समझ लो इसी से हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कैसे इम्प्रूव करोगे? सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करो, ठीक है। लिसन एक्टिवली, ध्यान दे के सुनो, फीडबैक दो आपको क्या समझ आया। इमोशंस को कंट्रोल में रखो, काम रहना है मीटिंग के अंदर। मेंटेन योर प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। मीटिंग अगर 2 घंटे की है तो आपको ओवर द टाइम वैसे नहीं कि आप स्लाउच कर रहे हो चेयर पे, नहीं, आपको एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके रखना होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिस्पेक्ट करता है कि आप लिसनर की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप कितना एक्टिवली लिसन कर रहे हो, कितनी ध्यान से आप उसकी बात सुन रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कल्चरली सेंसिटिव, आपको कल्चरली सेंसिटिव होना पड़ेगा। कल्चरली सेंसिटिव का मतलब क्या है? भाई आपको जो है दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं तो आपको ज़्यादा उन चीज़ पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू ऑलवेज आर्ग्यू दैट नहीं इट इज़ ऑलवेज नॉट द सेम, नो, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, उनका बिलीफ है कि वो इस चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, तो आई विल ट्राई नॉट टू बी डूइंग दैट, ठीक है। तो यहाँ से आपको कल्चरली सेंसिटिव होना पड़ेगा। कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे। डिफाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की। कम्युनिकेशन जो है एक 2 वे प्रोसेस होता है, जहाँ पर एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, डिकोडिंग और मैसेज, ये मैंने अभी आपको 5 एलिमेंट सिखाए थे कम्युनिकेशन के, वही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वही लिखते हो, इट इज़ नॉट कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, यही वही 5 हो गए। अच्छा, 2 कौन से? चैनल हो गया और एक फीडबैक आ गया, ये चीज़ अलग आ गई। चैनल में क्या? मीडियम सच एज स्पीच, फोन और ईमेल, ठीक है। और रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, रिस्पॉन्स क्या आया रिसीवर का सेंडर के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जब आप फीडबैक देते हो तो उससे क्या होता है? इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, कि भाई सामने वाला जो चीज़ आपको बता रहा है क्या वो आपको समझ आ रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करा। इम्प्रूव्स क्लैरिटी, भाई एक दूसरे को जो है क्लैरिटी होगी कि हाँ हम दोनों का सेम ही गोल है। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, वो होता है ना कि कभी कभी आप देखते होगे, आपने कभी खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा दैट किन्हीं भी 2 लोगों की चैट चल रही है, एक पर्सन लंबे मैसेजेस छोड़े जा रहा है और यहाँ से जो है रिसीवर का रिप्लाई आता है ओके। तो ये क्या हुआ? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इससे हमें क्या दिखता है? दैट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व, ही और शी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, इन द मैसेजेस, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिसीवर, जब आप फीडबैक देते हो तो आप जो है सामने वाले को लगता है दैट आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। बिल्ड्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छी होती है जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी रिलेशनशिप बढ़ती है, आपकी सोशल लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड होती है, ठीक है। प्रिवेंट्स मिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। सपोर्ट्स लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, जब 2 पर्सन जो है कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमेशा कोई ना कोई नया आइडिया आता है, ठीक है, न्यू आइडिया आता है, तो वहाँ से लर्निंग और इम्प्रूवमेंट जो है आप सीखते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ EI,
ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इन वन सेल्फ और अदर्स। एक दूसरे की इमोशनल कंडीशन को समझना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, समझना कि सामने वाले की इमोशंस कैसे हैं, वो फिलहाल फील कैसे कर रहे हैं। पोलराइज्ड बाय डेनियल गोलमैन, EI इल्यूड्स सेल्फ अवेयरनेस, कि आप कितना सेल्फ अवेयर है, कितनी आपकी सेल्फ कंट्रोल है, एम्पैथी कितनी रखते हैं आप, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप जो है इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप बेटर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, आपका खुद के इमोशंस पर, एंगर पर, स्ट्रेस पर, नेगेटिव रिएक्शंस पर मैनेज होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें फील होती हैं, आपको एंगर आ रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है, तो वो जो है कंट्रोल होता है। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, एम्पैथी अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो है, आप एक पर्सन से बात कर रहे हैं, आपने एक अच्छा सा मैसेज डाला, सामने वाले ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसका रिप्लाई किया। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन समझ जाएगा दैट मे बी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, शायद इसके साथ कुछ हुआ होगा इसीलिए वो गुस्से में है। ये क्या समझ जाएगा कि ये जो गुस्सा करना चाहते हैं वो मेरे लिए नहीं है, वो उसकी सिचुएशन के लिए है। तो वहाँ से क्या रिलेशनशिप आपकी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप जो है उसकी इमोशंस को समझ पा रहे हो। बिल्ड्स रिलेशनशिप क्वालिटीज़, रिलेशनशिप जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। आज के टाइम पे लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत खास नहीं है, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इनहेंसेस वर्क प्लेस सक्सेस, जब आप इमोशनली काम होते हो, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो तो आपको पता है आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आप काम रिफ्लेक्ट करते हो, काम माइंड से आप अपने इमोशंस को एक साइड रखकर जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो आपकी वर्क प्लेस सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, आप किसी भी लड़ाई को जो है आराम से सुलझा लेंगे। सपोर्ट्स मेंटल वेलबींग, जब आप एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब नहीं लेंगे तो वहाँ से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आज के टाइम पे स्ट्रेस की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। एज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉलेज डिबेट कमिटी यू हैव पार्टिसिपेटेड इंटर कॉलेज competition with the topic global warming. Write a report to the principal. Prepare a questionnaire to survey the decision on the decision of governments to promote. It should be minimum 10 questions and answers. ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। As the president of college debate committee, I am, wait a second. As the president of college debate committee, I am responsible for the organizing and representing the team. कॉलेज कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइज करना और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना। रिसेंटली, अच्छा ये स्टार्टिंग लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे जो वो लिख रहा है कि मैं जो है एक कंपटीशन करना चाहता हूँ ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है, टू एनालाइज ओपिनियन और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड क्वेश्चनेयर सर्वे विद इन द 10 सैम्पल क्वेश्चंस। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेकर हम जो है 10 सवाल सैम्पल क्वेश्चंस जो है वो पूछने वाले हैं, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स प्रॉपर फीडबैक, सपोर्ट एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। मेन बॉडी क्या रहेगी, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। सबसे पहले इवेंट की डिटेल लिखो कि भाई इस डेट को हमने ये सोचा है, और वेन्यू कौन सा, यूनिवर्सिटी रहेगा, यूनिवर्सिटी का कौन सा पार्ट रहेगा, भाई आप ग्राउंड में ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ऑडिटोरियम में करना चाहते हो, ठीक है, आप हॉलवे में करना चाहते हो, आप टेरेस पे करना चाहते हो, ठीक है। टॉपिक एंड प्रिपरेशन, टॉपिक क्या रहेगा और उसकी तैयारी कैसे रहेगी, कौन कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं जिनको आप पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंपटीशन को, उसका क्या योगदान होने वाला है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड आउटकम, कौन कौन लोग परफॉर्म करेंगे और उनका आउटकम क्या होगा। और कॉलेज सिक्योर्ड 2nd पोजीशन ओवरऑल एंड रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, यानी कि आप यहाँ पर जो है रिजल्ट भी उनको बता रहे हो। लर्निंग आउटकम, ठीक है, स्टूडेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग पे क्या क्या उनको जो है नई बातें पता चली, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन का जो है उनको पता लगा, ठीक है।
द इवेंट एनकरेजेस कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। क्वेश्चन एयर कौन से ऐसे 10 सवाल हैं और उनके क्या क्या सैम्पल आंसर्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन उन्होंने पब्लिक के लिए लिखेंगे, ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डू यू सपोर्ट गवर्नमेंट्स एनवायरमेंटल प्रमोशन पॉलिसी, क्या आप उनको सपोर्ट करते हो। इन्होंने यहाँ पर ये जो आंसर लिखे हैं ये एज एन, जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज एन कस्टमर उनका क्या रिप्लाई हो सकता है ये उन्होंने प्रिडिक्ट करके लिखा है, ठीक है। डू यू थिंक द पॉलिसी विल रिड्यूस पॉल्यूशन, क्या यहाँ से पॉल्यूशन कम हो सकता है। हाँ, ओवर द टाइम हो जाएगा। आर सिटीजन्स अवेयर ऑफ क्लाइमेट प्रॉब्लम्स, क्या आपको दिल्ली की ACB पता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या आपको पता है, अवेयरनेस इज इम्प्रूविंग, यस। शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्या गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। विल दिस पॉलिसी अफेक्ट डेली लाइफस्टाइल, क्या इससे हमारा डेली लाइफस्टाइल बदलेगा। आर स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन इको कैंपेन्स, क्या वो इको कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। क्या इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाना चाहिए। कैन रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स, क्या हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह, कोल की जगह, ठीक है, हम यहाँ पे पेट्रोल की जगह क्या हम जो है एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। डज दिस पॉलिसी रिक्वायर पब्लिक ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ड्राइव्स, क्या यहाँ पे पब्लिक को ट्रेन करना ज़रूरी है, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड विद करंट गवर्नमेंट एफर्ट्स, क्या आप गवर्नमेंट के जो अभी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। डू यू एग्री दैट साइलेंस इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या साइलेंस जो है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। डज काइनेसिस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन, डिस्कस काइनेसिस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स। आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे वो भी बताती हूँ, ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेन बॉडी, साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, साइलेंस कैन शो सैडनेस, शॉक, फियर, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट विदाउट वर्क। कभी कभी होता है ना कि आप इंसान के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाते हो, इसको गुस्सा आ रहा है, ये उदास है, ये भी रोना चाहता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका फेस ही सब कुछ बता देता है। साइन ऑफ रिस्पेक्ट, जब कोई पर्सन आपसे बड़े, आपके बड़े बुजुर्ग जब आपसे गुस्सा होते हैं तो आप चुप हो जाते हैं, ये क्या होता है, ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो ये उनके लिए हर सिचुएशन में साइलेंस का एक अलग मीनिंग होता है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, यहाँ पर आप एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट अपना शो कर सकते हो, ठीक है। टूल फॉर ऑब्जर्वेशन, आप जो है एक साइलेंट पर्सन जो है ना वो एनालाइज कर रहा होता है, सोच रहा होता है, चुपचाप बैठ के। आपने देखा हो ना जो लोग बहुत चुप रहते हैं वो, उनका अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छा रहता है, ATD अटेंशन टू डिटेल उनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान से बैठ के देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ आपकी ज़्यादा जल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स पावर एंड अथॉरिटी, आपकी पावर और अथॉरिटी पता लगती है। काइनेसिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनेसिस रेफर टू द बॉडी मूवमेंट, जेस्चर एंड फिजिकल बिहेवियर यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। काइनेसिस क्या होता है, ये बॉडी मूवमेंट्स को कंक्लूड करता है, जेस्चर्स आपके क्या है और आपका फिजिकल बिहेवियर क्या है, ठीक है। ओवरऑल आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। काइनेसिस का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ। देखो काइनेसिस ना एक, हाँ ठीक है, देखो यूजुअली हमारी बॉडी जैसे डिज़ाइन की गई है, हमारी बॉडी के लिए ना झूठ बोलना मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है, और ट्रूथ हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। अब जब भी देखना, कभी आप अगर आपके सामने कोई पर्सन झूठ बोल रहा होता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, ठीक है। उसकी आंखें, जब भी कोई पर्सन झूठ बोलता है ना उसके लिए अनटिल और अनलेस वो पर्सन प्रोफेशनल लायर हो, यू नो प्रोफेशन इट इज़, आई डोंट नो, देयर आर मैनी टाइप्स, जब तक कोई पर्सन प्रोफेशनल लायर ना हो उसकी बॉडी के अंदर ना उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है झूठ बोलने में, ठीक है। तो वो पर्सन शायद आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, या फिर उसकी बॉडी मूवमेंट आपसे दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, वो आपसे दूर जाना चाहेगा, या फिर वो किसी और डायरेक्शन में देख के, या फिर वो कुछ होता है ना कुछ आसमान में देख के कुछ बातें बना के बोलते हैं। तो ये जो है ये काइनेसिस के अंदर इंक्लूड होता है कि आप जो है एक पर्सन की सिर्फ बातें ही नहीं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी मूवमेंट को, उनकी आई कांटेक्ट को, ये सब आप जो है मेजर करते हो,
ये पता करने के लिए। ये यूजुअली कहाँ पर, ये हमारी आर्मी के अंदर काइनेसिस जो है वो मेनली हमारे आर्मी के अंदर या फिर किसी जो है टेररिस्ट की उसकी छानबीन के लिए ऐसे ऐसे यूज़ होती हैं, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ, और ये जैसे कुछ डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं ना, तो उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन क्या, आप स्माइल कर रहे हो तो आप खुश हैं, फ्राउन कर रहे हैं तो शायद आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं, या फिर आप एंग्री हैं, ठीक है। या फिर एक आप ग्राउल करते हैं, ग्राउल मतलब यूजुअली हमारे यहाँ पे करते हैं ना, जब आप ग्राउल करते हैं तो आप चीज़ों के लिए अपना डिस्प्लेजर दिखाते हैं, आप अपना एंगर दिखाते हैं। आई कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट का मतलब है आप कॉन्फिडेंस है और ऑनेस्ट है। मैंने आपको अभी बताया कि झूठ बोलने में हमारी बॉडी को ना थोड़ा सा एफर्ट लगता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ डिफाइन कर दी है, ठीक है। जेस्चर, हैंड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट से क्या होता है कि आप जो है, एक तो आपकी बातें जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है, जब आप हैंड मूवमेंट जो है करते हैं। तो पोस्चर एक अप स्ट्रेट पोस्चर जो है कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है। स्लाउचिंग से आप लेज़ी, आपका मोराल अच्छा नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ के अंदर, आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बॉडी ओरिएंटेशन, लीनिंग फॉरवर्ड शोज इंटरेस्ट, टर्निंग अवे शोज डिसलाइक और लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, डिस्कस हाउ interpersonal skills help build a team. What is a conflict, describe with an example to your life and phrase a conflict through, phrase a conflict goes through, ठीक है। Introduction, in academic and professional setting people work together either as a group of team, या तो वो ग्रुप में काम करते हैं या टीम में काम करते हैं। अ ग्रुप सिंपली कलेक्ट्स इंडिविजुअल्स बट टीम वर्क ऑल्सो। देखो ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप हो गया आपका दोस्तों का ग्रुप है। अब ज़रूरी तो नहीं कि सभी सेम क्लास से होंगे, हो सकता है भाई आपका एक दोस्त है जो 12th क्लास का है, ठीक है, एक 10th क्लास का है, एक ग्रेजुएशन कर रहा है। आप लोगों का ग्रुप है लेकिन सबका कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है। टीम वर्क क्या होता है, सेम तरीके के लोगों का सेम गोल है, ठीक है। कंपनी के अंदर ये सभी लोग काम कर रहे हैं, उनकी टीम बनाई गई है और उनका जो है पर्पज़ है कि उनको ना एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ये सबका सेम पर्पज़ है कि उनको प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा, वो होता है टीम वर्क। ग्रुप होता है, ग्रुप रैंडमली कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, तो इसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई करना बेसिकली, ठीक है। तो ग्रुप और टीम में पर्पस क्या रहता है, ग्रुप का कोई भी स्पेसिफिक कलेक्टिव गोल नहीं होता है, जबकि इनका एक शेयर्ड गोल होता है, कॉमन गोल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप की हर सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। टीम के लिए एक लीडर होता है, एक सक्सेसफुल हो रहा है तो पूरी टीम सक्सेसफुल हो रही है, एक जो है फेल कर रहा है तो सभी के सभी फेल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, ग्रुप के अंदर नहीं, टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ग्रुप के अंदर मान लो कि आपके ग्रुप ने डिसाइड किया कि हिमाचल घूमने चलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग ना जाएं, होता क्या, ये तो पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी, लगभग नहीं जाते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं, लेकिन टीम वर्क जो है उनका पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है, वो एक दूसरे को जो अच्छे से प्लान, उनका एफर्ट रहता है। स्किल्स, सबकी स्किल्स जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इन सब में ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का क्या मतलब है कि एक टीम के अंदर ना इसके पास कुछ इसके पास कुछ एक्स स्किल है, इसके पास कुछ वाई स्किल है, लेकिन ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों स्किल्स एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। आउटकम, ग्रुप का आउटकम क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो मैटर करता है। कलेक्टिव परफॉर्मेंस रिड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। हाउ इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प बिल्ड अ टीम, इंटरपर्सनल स्किल्स से कैसे टीम बिल्ड होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिवली लिसन करना होता है, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है। मोटिवेशन एंड सपोर्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्लस पर्सनल एग्जाम्पल प्लस फील्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लड़ाई, डिसएग्रीमेंट होना,
इंटरेस्ट अलग अलग है, एक दूसरे की बातों पर आप एग्री नहीं कर रहे, आपका ओपिनियन अलग अलग है, वो वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। पर्सनल एग्जाम्पल कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। फेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लेटेस्ट स्टेज, हिडन टेंशन, आपको पता नहीं है, मन ही मन में आप कुछ बात छुपा के रखे हुए हैं, होता है, ठीक है। परसीव्ड स्टेज, मेंबर जो है वो रियलाइज दैट डिसएग्रीमेंट एग्जिस्ट, अब यहाँ पे नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि डिसएग्रीमेंट तो है। फेल्ट स्टेज, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई होना, चिल्लाना, इरिटेशन होना। मैनिफेस्ट स्टेज, ग्रुप मेंबर्स ओपनली आर्ग्यू एंड रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अब यहाँ पे मैनिफेस्ट स्टेज के अंदर वो ओपनली एक दूसरे की बातों से डिसएग्री कर रहे हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सप्रेशन, फाइनली दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है, दोनों का नया आइडिया बनके एक नई प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। कंक्लूजन आई होप आप लिख लेंगे। शॉर्ट नोट, वेरियस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज with relevant example, type of conflict, selling skills, avoid visual aids in representation. Various negotiation strategies क्या होती हैं, disruptive competition strategy, objective क्या होता है, या तो win करना है या lose करना है, use when resources are limited, ठीक है। tactics, firmness, anchoring and deadlines. integrative collaborative strategy क्या रहता है, इसका objective रहता है कि जीतना ही जीतना है, ठीक है, सिर्फ विन विन ही इनके पास ऑप्शन होता है। फोकस ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, टू डिपार्टमेंट्स डिस्कसिंग बजट, वर्कलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटजी, लूज लूज स्लाइटली, कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिए अपनी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी बात को पीछे रख रहे हैं। अवॉइडिंग स्ट्रेटजी, पार्टीज विड्रॉ और डिले डिस्कशन टू कूल डाउन, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है, चलो। अकोमोडेशन स्ट्रेटजी, वन पार्टी गिव्स प्रायोरिटी टू द रिलेशनशिप ओवर रिजल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इंटरपर्सनल अभी हमने डिस्कस किया है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रा ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंट्रा ग्रुप यानी कि दो ग्रुप के बीच में, इंटर ग्रुप के अंदर ही एक दूसरे के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होना। सेलिंग स्किल क्या होती है, सेलिंग स्किल क्या क्या होनी चाहिए, प्री अप्रोच, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या क्या है, प्रेफरेंस क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है। अप्रोच, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन, सवाल और उसी तरह के पूछो जिससे सामने वाले को जो है उसके सभी सवालों का जवाब मिल जाए, ठीक है। आपको पता है कि इस पर्सन को ना हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उससे सर्टनली वैसे सवाल पूछोगे जहाँ से आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे बिना इसके जाने कि आपको इसकी प्रॉब्लम पता है। प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन सामने वाला देगा लेकिन आप उसके डाउट्स को कैसे क्लैरिफाई कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग ऑफ सेल की क्लोजिंग करना, ठीक है, तो आप जो है कैसे करेंगे, शैलाई पैकेट। आपने कभी कभी देखा होगा दुकानदार, जब आप जाते हैं, आपने कोई भी मान लो आपको कोई ड्रेस खरीदना है तो दुकानदार नहीं कहता कि मैम मैं इसको पैक कर दूँ, सर मैं इसको पैक कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीका होता है रश करने का, ठीक है, जल्दी से जल्दी सेल को क्लोज करने का। आफ्टर सेल सर्विसेज, फॉलो अप कॉल्स, भैया आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया लेकिन अगर आपको इस कस्टमर को मेंटेन करना है ओवर द ईयर्स तो आप जो है उसका फॉलो अप लेते रहेंगे, ठीक है, कि मैम आपको सर्विसेज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, हम उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, आप चार्ट्स या फिर ग्राफ्स बना के रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, पावर पॉइंट स्लाइड्स दे सकते हो, वीडियोस और एनिमेशंस को, ऑडियो क्लिप्स को, मॉडल्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से अपनी बात समझाने के लिए। वाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर्स तो आजकल हर आपको स्कूल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ये सब। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।